अफगानिस्तान आपको ये सिखाता है कि रातों रात कुछ भी बदल सकता है और आज पूरी दुनिया को अफगानिस्तान से सबक लेना चाहिए। पहली सीख तो ये है, अगर आपका राष्ट्र मजबूत नहीं है तो आपका बंगला, आपकी गाड़ियां, आपका बिजनेस, आपका बैंक बैलेंस और आपकी पढ़ाई लिखाई आपके किसी काम नहीं आएगी। ये सब आपके किसी काम नहीं रहेगा। दूसरी सीख है, अगर आपका देश आत्मनिर्भर नहीं है तो आपकी अपनी संपत्ति की भी कोई कीमत नहीं रह जाती। ये आपकी दूसरी सीख है, क्योंकि अगर आपका देश अफगानिस्तान की तरह बन गया जो दूसरे देशों की मदद पर आश्रित है, दूसरे देशों की सेना पर आश्रित है, तो फिर आपका भी यही हाल होगा। आप खुद कितनी भी संपत्ति कमा लीजिए, अगर आपकी सरकार में कड़े और बड़े फैसले लेने की ताकत नहीं है तो आपकी ताकत का भी कोई वजूद नहीं रहता। ऐसी स्थिति में आपको भी किसी दिन हवाई जहाज से लटक कर भागना पड़ सकता है। यह आपकी तीसरी सीख है। अगली सीख यह है कि जिस नेता को आपने चुना है वो अगर कमजोर हो, यानी अगर आपका नेतृत्व ही कमजोर है, तो सब कुछ होने के बावजूद किसी भी देश के नागरिकों को शरणार्थी बनते देर नहीं लगती। ऐसे कमजोर नेता मुश्किल परिस्थितियों में या तो अपने लोगों को छोड़कर भाग जाते हैं या फिर दूसरे देशों के साथ सौदा कर लेते हैं, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ। इसलिए वोट देते समय हमेशा यह याद रखें कि जिस नेता को आप चुन रहे हैं, जिस सरकार को आप चुन रहे हैं, वो आपके लिए और अपने देश के लिए मजबूती से खड़ी रहे, भागेगी नहीं। और सबसे बड़ी सीख यह है कि जाति, धर्म, डर और मुफ्त की चीजों के नाम पर आप किसी को भी वोट मत दीजिए। वोट अपने देश को मजबूत बनाने के लिए दीजिए। यह सीख अफगानिस्तान के इस संकट से आज भारत के हर नागरिक को लेनी चाहिए। जाति, धर्म ये सब बाद में आती हैं, मुफ्त की चीजें सब बाद में आता है। जब आपका देश बचेगा तब आप बचेंगे, वरना एक दिन आपको भी हवाई जहाज से लटक कर देश से भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है। सियालकोट का आपने नाम सुना होगा। पाकिस्तान का जो पंजाब है, उस पंजाब प्रांत है, उसका एक जिला है सियालकोट। लाहौर से उसकी दूरी है 135 किलोमीटर और जम्मू से सिर्फ 42 किलोमीटर। गोपीनाथ बारदोलाई जो असम के बड़े नेता थे, देश के नेता थे, असम के खास तौर से बड़े नेताओं में थे, वो चाहते थे कि सियालकोट जो है वो भारत में रहे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, देश का बंटवारा हो रहा था कहना चाहिए, उस समय वो चाहते थे। वो सियालकोट उस समय हिंदू बहुल या हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या वाला इलाका था। फिर भी तय हुआ कि इसका फैसला जनमत संग्रह से होगा। जनमत संग्रह की तारीख तय हो गई, वोट का तरीका तय हो गया और तारीख और जो है समय तय हो गया। फिर कुछ लोग थे जो लाइनों को देखते रहे, इस इंतजार में थोड़ी देर खड़े रहे कि शायद ये लाइन छोटी हो जाए, शायद कम हो जाए, जल्दी वोट देने का मौका आ जाए तो वोट देकर जाएंगे। लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद थक गए या कहिए उनको अपने आराम की याद आ गई, वो भी लाइनें छोड़कर जो है या लाइन में शामिल हुए बिना वो घर लौट गए, वोट नहीं दिया। इस जनमत संग्रह का नतीजा ये आया कि 55,000 मतों से ये प्रस्ताव पास हुआ कि सियालकोट को पाकिस्तान में शामिल किया जाए। सियालकोट भारत में शामिल होते होते पाकिस्तान में चला गया। मालूम है क्यों? 1 लाख हिंदुओं ने वोट नहीं किया। उस समय सियालकोट में हिंदुओं की कुल आबादी थी 2,31,000, 2,31,000। उसमें से 1 लाख ने वोट नहीं दिया। 55,000 से यह प्रस्ताव गिर गया। उसके बाद आपको याद होगा कि 1946 का 16 अगस्त का दिन, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी, जब डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी तो उसका कहर जो है वो सियालकोट में भी बरपा। हिंदू औरतों की इज्जत लूटी गई, उनकी हत्या की गई, बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ और जो लोग आराम करने के लिए घर गए थे वो हमेशा के लिए आराम की नींद सुला दिए गए। और 1951 यानी ये 1941 के सेंसस की फिगर बताई मैंने, 2,31,000 हिंदू पॉपुलेशन थी और 1951 यानी 10 साल बाद जब सेंसस हुआ, और जब ये मैं बता रहा हूँ 1941 के सेंसस के आधार पर, तो 1946 की बात कर रहा हूँ। 1951 में जो सेंसस हुआ उसके मुताबिक सियालकोट में हिंदुओं की आबादी केवल 10,000 बची, केवल 10,000 बची।
और 2017 की फिगर के अनुसार सियालकोट में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 500 है। आज पता नहीं एक भी हिंदू वहां है या नहीं है। उस दिन अगर हिंदुओं ने, सियालकोट के हिंदुओं ने वोट दिया होता तो सियालकोट हिंदुस्तान में होता और वहां जो हिंदू थे वो सब जिंदा होते। तो वोट न देने का क्या असर हुआ ये आप इस बात से समझिए। एक वोट न डालने से, ये सोचकर कि हमारे एक वोट न देने से क्या होता है, क्या उसका नतीजा होता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सियालकोट। असल में क्या है कि हिंदू जो कौम है, हिंदू जो समाज है, वो बड़ा आलसी समाज है। वो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पर उस तरह से कभी उत्तेजित नहीं होता, उस तरह से कभी जो है वो उस तरह की निष्ठा नहीं दिखाता। उसको लगता है कि हमारा व्यक्तिगत हित सदे उस काम में हमारी रुचि है। और खास तौर से सबसे अफसोस की बात यह है कि हिंदू समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो और ज्यादा आलसी है इस मामले में। वो मतदान की तुलना में छुट्टी मनाना, घर में आराम करना ज्यादा पसंद करता है। आप चुनाव दर चुनाव देखिए, आजादी के बाद से शहरी इलाकों में, खासतौर से बड़े शहरों में मतदान का प्रतिशत सबसे कम होता है। इस देश में मेरा मानना है कि अगर जनतंत्र को, प्रजातंत्र को किसी ने बचा कर रखा है तो ग्रामीणों ने बचा कर रखा है, ग्रामीण जनता ने बचा कर रखा है। जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको नासमझ समझा जाता है, दरअसल तो वोट देने जाएंगे नहीं और नरेंद्र मोदी से ये अपेक्षा करेंगे कि वो देश में क्रांति कर दे, सब कुछ बदल दे। लेकिन हमसे वोट देने के लिए ना कहें, हम वोट देने के लिए नहीं निकलेंगे। तो वोट न देने का क्या नतीजा होता है, आप अगर आपको आज समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम अतीत से, इतिहास से सबक सीखिए। एक वोट न देने से सियालकोट का क्या हुआ, सियालकोट के हिंदुओं का क्या हुआ, इससे अगर आप सबक नहीं ले सकते, इससे अगर आपको जमीनी हकीकत समझ में नहीं आती तो आप अभिशप्त हैं उसी गति को प्राप्त करने के लिए जिस गति को सियालकोट के हिंदू प्राप्त किए। ये आज का जो दौर चल रहा है हिंदू पुनर्जागरण का दौर है, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का दौर है। इसमें मैं कहता हूं कि अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो निकलकर उनके खिलाफ वोट दीजिए, लेकिन वोट दीजिए। अगर मोदी के पक्ष में है तो उनके हाथ अगर मजबूत करना चाहते हैं तो उनके पक्ष में वोट दीजिए। किसी को वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। ये सोचना कि हमारा एक वोट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, ये जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है उसमें सबसे बड़ा कारण मैं यही मानता हूं। जब आपके मन में ये ख्याल आए कि एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, हम वोट नहीं देंगे तो क्या अंतर आ जाएगा, नतीजा तो तय है, तब आप याद कीजिए सियालकोट की घटना। सियालकोट के हिंदुओं ने अगर इस तरह से न सोचा होता